हाय गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज आदित्य नारंग। आज हम सी मैट एग्जाम की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, हम अब सी मैट में बस एक हफ्ता रहता है, ठीक है। एंड काफी स्टूडेंट्स के लिए सी मैट लास्ट रिजॉर्ट है टू गेट अ डिसेंट कॉलेज, ठीक है। तो अब क्या क्या आता है सी मैट के अंदर, उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने सी मैट के सारे टॉपिक कवर करे हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वांट के अंदर जो है मोटा मोटा अरिथमेटिक ही सबसे ज्यादा आता है। लास्ट ईयर पहले स्लॉट के अंदर 20 में से 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक ही थे, ठीक है। तो मैंने अरिथमेटिक के काफी क्वेश्चन डाले हैं, जो जो पिछले साल के आए हुए हैं, तो उसी पे ही बेस मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है। तो लेट स्टार्ट कि क्या डिफिकल्टी लेवल रहेगा। आज जो हम क्लास कर रहे हैं, मैंने मिक्स बनाई है। इट्स अ मिक्स बैग ऑफ एलआर, उसमें थोड़ा सा क्वांट भी है, तो एलआर क्वांट दोनों मैंने जो है मिक्स करके इसमें बनाया, ताकि आपको यू गेट एन आइडिया, फेयर आइडिया कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के भी इसके अंदर क्वेश्चन डाले हैं, तो आपको उसका भी आइडिया लग जाएगा। चलो लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ये हमारा मिक्सचर एलिगेशन से। 300 grams of salt solution has 40% salt in it. How much salt should be added to make it 50% in the solution? तो देखो, जहां पर क्वेश्चन इजी हो पाएगा ना, ऑप्शन से हो पाएगा, या जितने नेसेसरी स्टेप होंगे, आज मैं आपको उतना ही बताऊंगा कि जल्दी कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि जो इसमें डीआई आता है वो काफी कैलकुलेशन इंटेंसिव होता है, तो उधर आपका काफी टाइम जाएगा। तो जो क्वांट के क्वेश्चन है, ठीक है, इनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो इजी होता है, तो इसमें आपको टाइम थोड़ा सा जल्दी करना है कि आपके पास टाइम जो है वो बच जाए, ठीक है। पढ़ते हैं। 300 grams ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन है 40% सॉल्ट, ठीक है। तो टोटल कितना है 300 ग्राम्स। इसके अंदर सॉल्ट कितना है 40%। 40% कितना हो गया, विच इज इसका 120 ग्राम्स। 120 ग्राम्स जो है सॉल्ट हो गया। अब हमें बोला है कितना सॉल्ट और ऐड करेगी, 50% हो जाए। तो सिंपल है, सॉल्ट बाय टोटल का जो रेशियो है वो 50% करना है। सॉल्ट अभी 120 ग्राम है, इसमें मैंने कुछ और सॉल्ट ऐड करा, कितना करा मुझे नहीं पता, तो उसको मैंने एक्सलेक्ट कर लिया। जितना सॉल्ट ऐड करूंगा टोटल भी उतने से ही बढ़ेगा। सॉल्ट की क्वांटिटी भी x से ही बढ़ेगी, टोटल की भी x से ही बढ़ेगी। दिस इज इक्वल टू 50%, ठीक है। 50% क्या होता है, विच इज 1/2। अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा ऑप्शन ले लो। तो आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हो 60, तो जैसे आप इसमें 60 डालोगे तो ये बन जाएगा 120 + 60 अपॉन 300 + 60, विच इज 180/360, विच इज हाफ। तो ये आपका LHS RHS के इक्वल हो गया। तो आपके x की वैल्यू क्या आ गई, 60। तो 60 ग्राम आप सॉल्ट और ऐड करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे भी आपका जल्दी से आ जाता है। बट मैं कह रहा हूं उसकी भी जरूरत नहीं थी, सीधा 180/360 दिख रहा, हाफ है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नंबर सिस्टम का है, डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज टू बी फॉर्म्ड। 5 डिजिट का नंबर बनाना है 3 से डिविजिबल, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट आपको क्या कहते हैं 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, ताकि अगर उस पर कुछ बेस क्वेश्चन आता है तो वो आप जल्दी से कर पाए। A 5-digit number divisible by 3 is to be formed using numerical digit 0 1 2 3 4 5। तो देखो 5 डिजिट नंबर बनाना है, पेपर में भी ऐसा हो तो 5 डिजिट का एक नंबर बना लो। क्या नंबर ले सकते हो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो अगर मैं इसका जब मैं सम करूंगा तो ये जो मेरे पास सम आएगा वो आ सकता है, अगर 5 डिजिट से बनाना, या तो मैं इन चारों को ऐड करूंगा तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। पहले देखता हूं क्या होगा। 5 4 3, ये कितना हो गया, 5 4 12, 5 4 9, 9 और 3 12, और यहां पर हमारा 2 और 1, इसका सम हो गया 15। तो सम ऑफ द डिजिट 15 होगा, उसमें 1 2 3 4 5 आपके 5 नंबर होंगे, इससे आपका 15 आ रहा है। दूसरा अब मैं 12 से करके देखता हूं, तो 12 में 3 कम करना है, 3 कम करना है, तो 1 2 0 1 2 4 5, ठीक है। 3 को हटा के मैंने 0 लगा दिया, ये भी हो गया। 9 नहीं बन सकता, क्योंकि मैं मिनिमम अगर 5 नंबर इन 5 को भी ऐड करूंगा ना, तो इनका भी जो सम है वो 10 बन रहा है। तो 10 से तो बड़ा ही होगा सब, ठीक है। 10 से बड़े 2 ही नंबर है, 12 और 15, जो आपका 3 से डिविजिबल है। तो अब पहले वाला केस लेते हो, 1 2 3 4 5 वाला। तो 1 2 3 4 5 वाला 5 नंबर है, 5 नंबर को 5 डिजिट पे अरेंज करने का तरीका इस 5 फैक्टोरियल विच इज 120। दूसरे केस के अंदर 0 नहीं आ सकता फर्स्ट प्लेस पे। देखो ये
जीरो नहीं आ सकता फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो और ये वाला डिजिट आपका कितने तरीके से भरा जा सकता है? 4। अब एक नंबर इधर आ गया, बचे हुए 4 नंबर है, उनको 4 डिजिट में अरेंज करने का तरीका इज 4 इंटू में, विच इज 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू में, 3 इंटू में, 2 इंटू में 1। तो ये कितना आ गया? 24 इंटू में 4, विच इज 96। दोनों को ऐड करा तो ये कितने हो गए? 216 नंबर। तो 216 5 डिजिट नंबर हैं जो आपके 3 से डिविजिबल है। सिंपल था। सम ऑफ द डिजिट आपने देखा, 5 डिजिट का सम 10 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि मिनिमम अगर मैं 0 से लेकर 4 ऐड करूं तो 10 तो होगा ही होगा। बट 3 से डिविजिबिलिटी चाहिए तो मुझे 12 और 15 वाला ही करना, और 15 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो 12 और 15 के केसेस निकाल लिए थे। 15 में आपकी पांचों की पांचों डिजिट अलग है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये 5 नंबर्स को 5 डिजिट पे अरेंज करने का तरीका है 5 फैक्टोरियल। वो कैसे होता है? ये नंबर 5 में से कोई से भी तरीके से भरा जा सकता है। ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, इस तरीके से 120 है। तो दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल 216 तरीके हो गए। आते हैं थर्ड पे। आराम से रीड करो क्वेश्चन क्या क्या रहा है। टाइम एंड वर्क इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक सीमेट वालों का, ठीक है। इस पे तो आएगा ही आएगा। अगर किसी टॉपिक पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं तो वो टाइम एंड वर्क पे ही होंगे, ठीक है। पढ़ते हैं। तो इसमें कई जगह पे अगर कोई फॉर्मूला होगा ना बताने के लिए कि कुछ इजी शॉर्टकट है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 50 डेज एंड 105 मैन वाज सेट टू वर्क। 105 बंदों को 50 दिन में काम करना था, ईच वर्किंग 8 डेज, ठीक है, 8 आवर्स सॉरी अ डे। आफ्टर 25 डेज 2/5 ऑफ द वर्क इज फिनिश। अब देखो इसमें एक सिंपल फॉर्मूला होता है जिसको मैं MDH बुलाता हूं, विच इज मैन डे एन आवर, ठीक है। तो M1 D1 H1 अपॉन W1, विच इज कितने लोग थे इनिशियली, कितने दिन उन्होंने काम करा, कितने घंटे हर रोज काम करा, कितना काम कंप्लीट हुआ। दिस विल बी इक्वल टू M2, कितने लोग अब चाहिए, कितने दिन वो काम करेंगे, हर रोज कितना घंटा करेंगे और कितना काम बचा है। सिंपल। अब ये वाली लाइन पढ़ो आप यहां से लेकर। आफ्टर 25 डेज, तो कितने लोग थे? 105 लोग थे। 105 लोग थे, 25 दिन 8 घंटा रोज काम करके उन्होंने 2/5 काम कर लिया है। तो अब कितने लोग और एडिशनल चाहिए, तो इसमें हम टोटल निकालते हैं, उसमें से 105 को माइनस कर देंगे, एडिशनल मैन आ जाएगा। तो टोटल कितने मैन चाहिए पता नहीं, एक्स लेट कर लिया। कितने दिन में काम कंप्लीट करना है? टोटल 50 दिन में होना था, 25 दिन में कर चुका हूं, और 25 दिन ही और में काम कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें दे रखा है कि एडिशनल मैन भी एम्प्लॉयड सो कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो जो इनिशियली 50 दिन का टारगेट था उसी 50 दिन में होना चाहिए। तो 25 दिन काम कर चुके हैं, 25 दिन अभी काम और करना है, बट अब 9 घंटा कर रहे हैं दिन में काम, और बचा हुआ काम कितना है? 3/5। ये 3/5 कहां से आया सर? टोटल काम होता है टोटल माइनस अभी जो हमारा काम, रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल में से एग्जिस्टिंग काम को माइनस करके। टोटल वर्क 1 है, उसमें से 2/5 को माइनस करा तो 3/5 बचा हुआ है, ठीक है। इसको बस सॉल्व कर लो। 5 से 5 कटा, आपका 25 से 25 कट गया, 3 से इसको 3 कट गया, ठीक है, 2 से ये कट गया 4, और 3 से इसको काटा तो 35। तो 35 इंटू में 4, एक्स टोटल मैन कितने चाहिए अब? 140। इनिशियली कितने थे? 105, तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए? 35। खत्म। सिंपल फॉर्मूला सर, ये कहीं पे भी लगा सकते हैं जहां पर आपका एक एग्जिस्टिंग काम हो रखा है और आपको कुछ और काम करना है, तो सिर्फ MDH का फॉर्मूला लगा लो। M इंटू में D इंटू में H अपॉन W इधर सेम। अब इधर दे रखा होता है कि अगर 20 लोग हैं, लोग बढ़ा दिए, कोई एक चीज निकालनी होगी सर, कोई एक ही चीज निकालनी होगी, कोई एक हो सकता है आपको डेज पूछ ले कि मैन सेम है, आप कितने दिन में काम होगा, कभी कभी दिन का पूछ लेते हैं, या फिर दिन भी दे रखे हैं तो आप कितने घंटे काम कर रहे हैं वो पूछ लिया, या फिर कितना कम डबल काम कर रहे हैं, बोलो कि डबल काम कंप्लीट करना था तो काम को डबल कर देते, 2 कर देते, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन वेरिएशन चेंज होगी, बट ये फॉर्मूला आपका हर जगह लगेगा। तो इस फॉर्मूले से आपके ऐसे जो टाइप के क्वेश्चन है ना कि एग्जिस्टिंग काम कुछ हो रखा है, अब कुछ और करना है, ठीक है, तो ये आपका यहां से निकल जाता है इसी फॉर्मूले से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कैन बिल्ट अप अ स्ट्रक्चर इन 8 डेज, बी जो है 3 दिन में तोड़ देता है। बहुत ही बढ़िया। तो जो ऐड कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना करता है? जल्दी से लिख लेते हैं, 1/8। बी एक दिन में कितना तोड़ रहा है? 1/3 तोड़ रहा है। तो जब तोड़ने की बात आती है तो उसको माइनस में कर देंगे जब भी होगा, ठीक है। ए हैज वर्कड फॉर 4 डेज, ए ने 4 दिन तक काम करा तो 4/8 काम कर लिया है, ठीक है। एंड देन बी ज्वाइंड टू वर्क विद ए फॉर अनदर 2 डेज,
ठीक है, तो अनदर 2 डेज में इसने 2/8 काम और कर लिया है, तो 6/8 काम इसने कर लिया है। इसने 2 दिन में 2/3 तोड़ दिया है। उसने 6/8 करा है, इसने 2/3 तोड़ दिया है। तो वर्क डन कितना हो गया अभी तक देख लेते हैं। वर्क डन आफ्टर 6 डेज, आफ्टर 6 डेज, तो 6/8 करा था ए ने, विच इज a माइनस बी, तो b ने 2/3 तोड़ दिया है। इसको हम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर हमारा 24, 18 माइनस यहाँ पर 16 विच इज 2/24 विच इज 1/12, तो 1/12 काम हो गया। वर्क डन आफ्टर 6 दिन 1/12 हुआ है। इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एबल टू बिल्ड अप द रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग है कितना, पहले रिमेनिंग ही निकाल लेते हैं। तो रिमेन कितना हो रहा है, रिमेनिंग काम कितना है 1 माइनस 1/12 विच इज 11/12 जो है हमारा बचा हुआ काम है। ठीक है, रिमेनिंग इतना है। अब ये इसको डिवाइड कर दिया मैंने, वो एक दिन में करता कितना है, ए एक दिन में 1/8 करता है। तो इसको जब सॉल्व करा तो ये क्या आ गया, 11 इंटू में 8/12 2 3 विच इज 22/3 दिन। तो कितने दिन लगेंगे, 22/3 दिन लगेंगे ये बचा हुआ 11/12 काम करने में। ऑप्शन है नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि 22/3 डेज का काम है। ठीक है, ये आंसर है आपका। तो क्वेश्चन इजी था, जो जो जैसे जैसे बोल रखा था वैसे वैसे करा। सिंपल एंड टू एंड, इसमें 1 से 1.5 मिनट ही लगता है। पढ़ने में आपको 30 सेकंड लगा, उसके बाद सॉल्व करने में 1 मिनट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी हमने पहले पीछे एक टाइम एंड वर्क करा, ये डिफरेंट टाइप का टाइम एंड वर्क करा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीजीपी से, जीपी का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। ठीक है, आराम से करेंगे क्वेश्चन पढ़ के ना, एकदम से पेन मत उठाना। कभी भी जब क्वेश्चन आए पहले समझो कि करना क्या है, पेन तभी उठाना जब पता है करना क्या है। द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ अ जीपी एड अप टू 12। ठीक है, तो सिंपल, फर्स्ट टर्म क्या होती है आपकी a, सेकंड टर्म क्या होती है AR, इनका सम कितना है 12। द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म क्या होती है AR² एंड फोर्थ टर्म क्या होगी AR³, ये कितना हो गया 48। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यहां तक दे रखा है। अब देखो जीपी के अंदर ऐसे चलता है, एपी के अंदर कैसे चलता है, ये क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, बट फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूं। पहली टर्म a होती है, फिर a+d, फिर a+2d, और इसमें कैसे जीपी में कैसे चलती है AR² AR³, इसमें ऐसे चलती है। ठीक है, a+3d, इसमें ऐसे चलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं, उसमें कॉमन डिफरेंस होता है, उसमें कॉमन रेशियो होता है। तो अब ये दे रखा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है डिवाइड करके। तो a, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, a कॉमन लिया 1 + r = 12। इधर भी मैंने क्या कॉमन ले लिया, AR² कॉमन ले लिया है, AR², दिस इज 1 + r, दिस इज इक्वल टू 48। ठीक है, ये 12/48। तो अब इसको 1 + r, 1 + r कट गया, a से a कट गया, तो 1/r² = 1/4, तो r² = 4, तो r की वैल्यू आ गई ±2। ठीक है, अब r की वैल्यू ±2 आ गई, इसको उठा के कहीं पे भी डाल दो, इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है ना हमारी 1a 1 + r = 12 है ना, इसमें मैंने पहले +2 डाला, तो r को +2 डाला, तो 3a विच व्हेन r = 2, तो 3a = 12, a की वैल्यू आ गई 4, और व्हेन r = -2, तो इधर से यहां से क्या आ गया, एक सेकेंड, व्हेन r = -2, तो यहां पर आपका आ गया -a = 12, तो a की वैल्यू आ गई -12। तो a या तो -12 है या a = 4 है। ऑप्शन देख लेते हैं, -12 ऑप्शन है, तो आपका क्या हो गया -12। ठीक है, दे रखा है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये नहीं बताया कि स्टार्टिंग टर्म क्या है, बट ऑल्टरनेटिवली चल रही है, तो a की वैल्यू क्या आ गई -12। सिंपल। तो बहुत ही इजी था, आपको अगर टर्म पता है लिखना कैसा होता है जीपी के अंदर, तो ये क्वेश्चन हो जाता। चलो ये करो, ये मीन का क्वेश्चन है। ठीक है, एवरेजेस का है, इसमें मैंने वेरिएंस भी डाली है, यूजुअली वो पूछते नहीं है, स्टैट्स का है ये,
बट मैंने फिर भी डाल दिया कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आ जाए तो कैसे करते हैं। मीन पे तो आ जाता क्योंकि मीन इज नथिंग बट आपका एवरेजेस है, ठीक है। द मीन ऑफ द नंबर्स ए बी 8 5 10 इज 6, तो इसका मतलब क्या है कि इनका एवरेज a प्लस बी प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10 का जो एवरेज है वो कितना है आपका 6। तो a प्लस बी प्लस 8 5 13 23 इक्वल्स टू 30। तो a प्लस बी आ गया आपका 7, ठीक है। यहां तक भी अगर आपको पता है, क्योंकि उन्होंने पूछा है वेरिएंस 6.80 है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। a प्लस बी 7 है, कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया? पहला एलिमिनेट हो गया क्योंकि a प्लस बी 8 बन रहा है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, ये एलिमिनेट हो गया। तो दो ऑप्शन तो आपके यहीं से एलिमिनेट हो गए, इन दोनों में से है। कम से कम आप 50% तो लिया है इतना ही करके, तो आप एक कोई गेस करके आगे बढ़ सकते हो, वरना वेरिएंस भी बता देता हूं कैसे। वेरिएंस का मतलब होता है कि आपका ये जो आपका मीन दे रखा है उससे कितना दूर है। तो बेसिकली a माइनस पहली टर्म क्या है ये, तो a माइनस 6 का स्क्वायर प्लस b माइनस 6 क्योंकि मीन आपका ये था का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस आपका 5 माइनस 6 का स्क्वायर एंड प्लस 10 माइनस 6 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू कितना है आपका, इनका इज 6.80, ठीक है। तो ये यहां से आपका वेरिएंस निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते, तो a माइनस 6 का स्क्वायर b माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू यहां पर ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, फिर और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 5 को 6.80 से मल्टीप्लाई करा, दिस इज आपका 34। तो ये कितना हो गया 20 21 21 इधर जाके माइनस हो गया, a माइनस 6 का स्क्वायर प्लस b माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 21 यहां से माइनस करा तो ये आ गया आपका 13। अब कुछ नहीं, बस ऑप्शन डाल के देख लेते। 5 माइनस 6 का स्क्वायर होता है, अगर ये वाला ऑप्शन डालता हूं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन लेता हूं, तो मैं 5 माइनस 6 का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर विच इज आपका 16, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 13, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अगला डाल के देख लेते हैं, a माइनस 6 मतलब 3 माइनस 6 हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 हो गया 2 का स्क्वायर, तो दिस इज 9 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 13, और 13 के इक्वल ही आना चाहिए था, तो सही आपका ये होगा। तो ये भी एक डिफरेंट टाइप का करा दिया कि गलती से अगर वेरिएंस आते तो आपको वो भी पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, वरना आने का चांसेस कम ही है। एवरेजेस का आपका पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। चलो अब आते हैं आपका क्रिटिकल रीजनिंग पे। ये आपके क्या कहते हैं स्नैप में भी आए हैं, एनमेट में तो खूब ही आते हैं ये टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट वाले। टू स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर गिवन, these statement may be either independent causes or may be effects of independent causes or a common cause, ठीक है। One of these statement may be the effect of the other statement. Read both the statement then decide which of the following answer choices correctly depicts the relationship between these two statement. Mark answer. तो देखो इसको करना कैसे होता है, आपको दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, अब इसमें से हो सकता है दोनों इफेक्ट हो सकता है दोनों कॉज हो सकता है एक इफेक्ट हो एक कॉज हो, तो आपको पढ़ना है और दिमाग लगाना, लॉजिकली सोचना है। देखो आपको ये भी कई बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, मैं आपको समझा देता हूँ लॉजिकली कैसे सोचते हैं इसके अंदर। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड टू फिनिश द रिबेट ऑन फार्मिंग, फार्मिंग पे उन्होंने रिबेट बंद कर दी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट फेस फाइनेंशियल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ गिविंग रिबेट्स ऑन फार्मिंग फॉर द लास्ट फ्यू ईयर, तो उनको लॉस हुआ है, ये कॉज है। इसका इफेक्ट क्या हुआ है कि उन्होंने वो बंद कर दिया है रिबेट देना, तो ये कॉज है कि क्या कॉज है कि उनको लॉसेस होना चालू हुआ, दिख रहा है कि ये कॉज है, ठीक है। पहली लाइन पढ़ते ही दिख रहा है कि उन्होंने रिबेट बंद करी है, दिस इज एन इफेक्ट ऑफ समथिंग, दिस इज नॉट अ कॉज, ठीक है। कॉज क्या होता है कि आपका स्टेटमेंट है कि उनको लॉसेस हुआ, दिस इज अ कॉज। उसका इंपैक्ट क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या है कि उन्होंने रिबेट देना बंद कर दिया, तो स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड 1 इज द इफेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका बी। स्टेटमेंट 2 क्या है, कॉज है, और फर्स्ट क्या है उसका इफेक्ट है, ठीक है। आगे सेम पढ़ो, आई वॉन्ट यू टू रीड एक बारी कि ये क्या है क्वेश्चन, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सेम ही है वो, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट और एक्शन वाले क्वेश्चन है।
A statement and two actions are given. Action is a step to be taken for improvement or follow up in regard to the problem mentioned. ठीक है, कुछ स्टेटमेंट है और दो एक्शन दे रखे हैं, तो आपको वो देना कि पहला एक्शन होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, दोनों होना चाहिए. ठीक है, टेक 30 seconds and read. ठीक है, पढ़ते हैं. Statement: The fact that India has now won just one individual Olympic gold medal in the past 108 years points to the inefficiency that reeks of the road that a sports development establishment is in. ठीक है, ये स्टेटमेंट दे दी है कि भैया सिर्फ एक ही जीते इंडिविजुअल गोल्ड पिछले 108 साल में. ठीक है, ये दिखा रहे हैं कि स्टेट डेवलपमेंट का बहुत ही खराब हालत है. द कंट्रीज ऑब्सेशन विद क्रिकेट हैज रिजल्टेड इन द निग्लेक्ट ऑफ अदर स्पोर्ट्स. अब देखो, तुम्हें ये देखना है कि क्या द कंट्रीज ऑब्सेशन विद क्रिकेट हैज रिजल्टेड इन द निग्लेक्ट ऑफ अदर स्पोर्ट. क्रिकेट की कहीं पे बात हुई है? नहीं हुई ना, तो दिस इज नॉट अ एक्शन. ठीक है, ये फॉलो नहीं, इसमें तो वैसे भी कुछ फॉलो करने के लिए है नहीं. एन ओवरऑल ऑफ द आउटलुक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर टुवर्ड्स स्पोर्ट्स इज द नीड ऑफ द आवर. ठीक है, तो सेकंड जो है वो इज अ कोर्स ऑफ एक्शन जो आपको करना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई मेडल जीते नहीं है. तो एक आउटलुक टुवर्ड्स स्पोर्ट्स जो है हमें इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि 108 साल से इतनी बड़ी कंट्री, इतने सारे लोग और एक ही मेडल जीते हैं, तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा. तो सिर्फ सेकंड फॉलो, फर्स्ट का तो कोई लेना देना ही नहीं था. क्रिकेट एक रैंडम स्टेटमेंट बोल दी है. ठीक है, तो ये ध्यान देना कि क्रिकेट की कहीं ऊपर बात हुई है, कोई अगर नया टॉपिक लेके आ रहे हैं तो उसको आपका वो आंसर नहीं होता है. ठीक है, ये आ गया आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन. पढ़ो. 30 सेकेंड फॉर एवरी क्वेश्चन. 30 सेकेंड पढ़ने के लिए लगाओ और 30 सेकेंड उससे सॉल्व करने के लिए. A is the son of C while C and Q are sister. ठीक है, तो इसको ही बता देता हूँ ये कैसे करना. बहुत ही इजी है, आप ध्यान से सुनना. ब्लड रिलेशन इज एन इजी टॉपिक. ए, अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं जो मेल होते हैं मैंने अपनी बना रखे. जब मैं एज अ स्टूडेंट था ना, तब भी मैं ऐसे करता था. मेल को मैं स्क्वायर में डिनोट करता हूँ, फीमेल को मैं ऐसे करता हूं डिनोट इन अ सर्कल. ठीक है, डबल लाइन का मतलब कि वो मैरिड है, आप अपना बना सकते हैं, बट मैंने ये कर रखा है. सिंगल लाइन मतलब दूसरी, अदर रिलेशन. ठीक है, अदर रिलेशन. तो ये मैरिड डबल लाइन यूज करता हूं, अदर रिलेशन के लिए सिंगल लाइन. ठीक है, सारे रिलेशन के लिए यही मैं यूज करता हूं. तो मैंने अपने लिए बना रखा. आप हो सकता है और डिफरेंट फिगर यूज करो, जो भी आपको इजी लगता है, बट मेरे को इससे और सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो मुझे कभी कोई कमी लगी नहीं है. ए इज द सन ऑफ सी, तो ए का जेंडर पता है. ए इज द सन ऑफ, तो ए का जेंडर पता है, तो ये स्क्वायर हो गया. किसका? सी का. सी का नहीं पता. सी लड़का लड़की माँ बाप कोई भी हो सकता है उसका. वाइल सी एंड क्यू आर सिस्टर, तो सी पता लग गया, सी मम्मी है. सी और क्यू जो है सिस्टर है. ठीक है, तो इसको, ये भी सिस्टर है तो ये भी आपकी फीमेल है. सिस्टर टू वन अनदर, जी इज द मदर ऑफ क्यू. इन दोनों की माँ कौन है? जी, तो वो भी दे रखा है क्यू. इफ पी इज द सन ऑफ जी, पी इनका कौन हो गया? भाई हो गया है. ठीक है, पी इनका कौन हो गया? भाई है, क्योंकि इसका बेटा है. पी इज द सन ऑफ जी, तो ये उसकी माँ थी, उसका बेटा. ठीक है, मेरी मॉम का बेटा कौन होगा? मेरा भाई होगा, या मेरी बात कर रहे होंगे तो भाई हो गया इस केस के अंदर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्यू इज द ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर तो हो ही नहीं सकता, पहली बात तो फीमेल है. पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, पी मैटरनल अंकल है. मैटरनल अंकल मतलब मामा, उसकी मॉम का भाई है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी ठीक है. ठीक है, नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ लेते. पी कजन ऑफ ए है, या दिख रहा है कि वो सेम लीग. एक और तरीका होता है ब्लड रिलेशन करने का. आपकी ना तीन वो है जनरेशन, सेम जनरेशन भी नहीं है. ए नीचे वाली जनरेशन है, ये एक जनरेशन है, ये एक जनरेशन है, तो दिख रहा है कि कजन तो सेम जनरेशन होता है. कजन, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, सिबलिंग, ये सब सेम जनरेशन वाली चीजें हैं. ये ऊपर आपका ब्रदर सिस्टर, और ये आपका क्या कहते हैं, मतलब इसके पेरेंट्स के जो भाई बहन है वो आपका एक ऊपर जनरेशन, ग्रैंड पेरेंट्स वाले ऊपर. तो ये तो दिख रहा है कि पी और ए तो सेम जनरेशन में भी नहीं है, तो कजन तो हो ही नहीं सकता. आगे चलते हैं. अगला, इन अ सर्टेन कोड 975 मींस थ्रो अवे गार्बेज. ठीक है,
अब इसको जल्दी जल्दी कैसे करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत तेज करता हूँ और ये इजी भी होते हैं। 975, तो 5 इधर है, 5 इधर कॉमन है, ठीक है। इधर थ्रो अवे गार्बेज है, इधर गिव अवे स्मोकिंग है, तो अवे और अवे जो है वो दोनों में कॉमन है, तो 5 की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गया आपका अवे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। एंड 2 1 3, तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग स्मोकिंग दोनों जगह स्मोकिंग यूज हो रहा है, ठीक है। तो 2 का ही पता लग गया। अब आगे पूछ लेता हूं विच डिजिट मींस गिव, तो आपका ये हो गया है 2, ये हो गया है 5, तो गिव का क्या हो जाएगा 8। 8 कौन सा ऑप्शन है, खत्म, सिंपल। आपको गिव अवे स्मोकिंग में आपने अवे निकाल लिया, स्मोकिंग निकाल लिया, तो आपका बचा हुआ जो है वो तीसरा नंबर हो गया। बहुत ही इजी था ये तो। ये करो, पढ़ो। सेम मैंने हर टाइप के लिए हैं, स्टेटमेंट, एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, तो ताकि आपको आइडिया लग जाए। 30 सेकेंड्स रीड करो, 30 सेकेंड से दिमाग लगाओ, और जो पहली बारी में लग रहा होता है ना कुछ, अगर एक्स्ट्रा ऐड करो तो यूजुअली आंसर नहीं होता है। चलो पढ़ते हैं। In the following question, a statement is given followed by two conclusion. Give answer. Statement: in a one-day cricket match, the total run made by a team was 200. 200 रन बनाए हैं एक टीम ने. Out of these 160 रन were made by spinners. ठीक है, चलो बढ़िया. 80% of the टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर, इसका तो कहीं लेना देना ही नहीं है, कहीं बात ही नहीं हुई। 80%, जरूरी थोड़ी ना 80% रन बनाया तो टीम में 80% ही हो, ये तो आपको ही पता है। हो सकता है एक ही प्लेयर मार जाए, इतने टाइम से विराट कोहली मार रहा था इंडिया के लिए रन, तो एक प्लेयर भी हो सकता है 40-50% कॉन्ट्रीब्यूट कर जाता है, ठीक है। द ओपनिंग बैट्समैन व स्पिनर, ओपनिंग बैट्समैन का भी कुछ नहीं बता रखा, तो जरूरी से ये दोनों चीजें नहीं ऐड करी हैं, तो ना पहली फॉलो हो रही है ना सेकंड। बी कॉन्फिडेंट, अगर नाइदर भी आ रहा है ना तो कॉन्फिडेंट, क्योंकि इनकी तो बात ही नहीं हो रखी, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके लिए मैं आपको दूंगा। ये वो क्वेश्चन है जो आपको पेपर में छोड़ना होता है, क्योंकि ये अगर आप कर पा रहे हो, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपसे हो पाया तो बहुत ही बढ़िया, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट। अगर आप 2 मिनट में भी कर पा रहे हो, पैटर्न देख पा रहे हो, तो विच इज गुड, क्योंकि सीरीज वाले क्वेश्चन का ना अच्छी चीज क्या है कि अगर चमक गया तो बहुत जल्दी चमक जाता है, नहीं चमका तो नहीं चमकेगा। आप देखो चमकने वालों को बहुत जल्दी चमक जाता है। चलो देखते हैं कैसे होना था। सॉरी गाइज, मैंने स्टार्टिंग में बोला है क्वेश्चन छोड़ने वाला है, बट ऐसा जरूरी नहीं होता, कई लोगों को दिख जाता है। व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है, बट मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले कुछ आपको बोलूंगा नहीं इजी है डिफिकल्ट है, वरना कई स्टूडेंट्स अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो डिफिकल्ट है, होगा ही नहीं, फिर उनको दिखता भी नहीं है,
ठीक है। तो व्हाट आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको पहले ना बताऊं ये इजी है डिफिकल्ट है, बाद में क्वेश्चन होने के बाद बताऊं कि वो इजी था या डिफिकल्ट था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये डिफिकल्ट था क्योंकि जब मैंने इसको किया था मुझे भी 2 मिनट में नहीं चमका था, पर जब मैंने दोबारा से देखा इसे तो मुझे दिख गया। तो मुझे सीरीज का वही लगता है कभी ऐसा पैटर्न वाला यार कि कभी एकदम से चमक जाता है। तो इन क्वेश्चन पे व्हाट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि आप टाइम दो, अगर नहीं चमक रहा ना 1-1.5 मिनट तो आगे बढ़ रहा हो, उस समय आपका दिमाग नहीं चलेगा, हो सकता है कभी सेकंड टाइम आके दोबारा चमक जाता है। तो मैंने जब करा मैंने कहा 2 4 3 बहुत बारी आ रहा है, तो पहले मैंने 2 4 3 को ही स्लैश डाला, मैंने कहा 2 4 3, इधर हुआ 2 4 3 1, फिर 2 4 3 1 2, अब मुझे कुछ ना कुछ दिखना चालू हुआ। पहले सिर्फ 2 4 3 था, फिर 1 आया, फिर 2 4 3 1 2 आया, फिर 2 4 3 1 2 3 आया, फिर 2 4 3 1 2 3, अब यहां पर क्या आना था 4, क्योंकि एक एक नंबर ऐड हो रहा है, तो आंसर क्या है इसका 4। तो 2 4 3 जब मैंने पहले देखा मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था यार क्या प्लस माइनस हो रहा है, मैंने सब लगा, फिर मैंने देखा कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, विच वाज 2 4 3, मैंने स्लैशेस डाले और मेरा हो गया। ठीक है, तो कभी अगर पेपर में ऐसा आता है आपको जिनको चमका, विच इज वेरी गुड, दिस वाज अ डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, आपको अगर दिख रहा है तो आपका सीरीज अच्छा ही है फिर। ठीक है, बट जिनको नहीं देखा वो भी बुरा ना माने, क्योंकि कभी कभी ये चीजें चमकती हैं नहीं चमकती हैं, ऐसी कभी कभी नहीं दिख रहा होता, तो ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, दैट इज द लेसन दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ये पढ़ते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन। ये सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है, सिलॉजिज्म भी मेरा कभी गलत होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी लगता है मुझे, मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसे। ऑल दी हार्मोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, तो हार्मोनियम्स को मैंने यहां रखा, और भी चीजें इंस्ट्रूमेंट हो सकती हैं, हार्मोनियम्स तो इंस्ट्रूमेंट है ही है, तो इसको इंस्ट्रूमेंट दे दिया बड़े वाले को। सर इसकी और भी तो केसेस बन सकते हैं, आप, मैं हमेशा सिलॉजिज्म में एक ही बनाता हूँ, बाकी दिमाग में रखता हूँ कि आप बन सकते हैं, इतनी ज्यादा स्टेटमेंट होती नहीं है कि तुम भूल जाओगे। ठीक है, हार्मोनियम और भी चीजें इंस्ट्रूमेंट हो सकती हैं, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूइड, तो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो फ्लूइड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑल द फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये वाली फ्लूइड्स वो हैं जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अंदर वाली तो है बट ये नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट जरूरी नहीं है। गाइस सिलॉजिज्म में आपको ध्यान देना होता है एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, दो टाइप के केसेस होते हैं, एब्सोल्युटली फॉल्स होती है कोई स्टेटमेंट, एक होती है एब्सोल्युटली ट्रू, एक होती है मे बी। तो मे बी वाली फॉल्स होती है, बच्चे एब्सोल्युटली फॉल्स तो पहचान जाते हैं कि यार ये तो नहीं हो सकता। मे बी वाला केस में वो कोई एक केस बनाता है जिसमें वो ट्रू होती है, आपको मे बी वाला मार्क नहीं करना। सिलॉजिज्म का रूल है कि आपको एब्सोल्युटली ट्रू वाली चीज ही मार्क करनी होती है, तो ये जरूरी नहीं है, ये मे बी वाला केस था, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ठीक है, ऑल दी हार्मोनियम्स आर फ्लूइड्स, ये पक्का है, ये कुछ भी कर लो आप पक्का है, ये जो सारी हैं ये सारी की सारी फ्लूइड्स है ही हैं, तो दिस इज डेफिनेटली ट्रू। ये मे बी वाला केस था, दिस वाज डेफिनेटली ट्रू, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। ठीक है सर, पहले वाला मे बी वाला केस था तो उसको आप गलत ही मानते हो, इसमें जो डेफिनेटली फॉल्स है वो भी गलत है, मे बी वाला केस भी गलत ही है, आपको सिर्फ डेफिनेटली ट्रू वाला केस देखना होता है, आपके सिलॉजिज्म सारी ठीक होना चालू हो जाएंगे। करो एक और सिलॉजिज्म का क्वेश्चन, 1 मिनट लो। चलो देखो कैसे होना था, यहां देख रखा है सम टूल्स आर हमर्स। ठीक है, तो ये कर दिया टूल हमर्स, ये वो वाला केस है जो आपका सम टूल्स है, ऑल टूल्स आर ट्रीज, तो यहां पर एक इसके ऊपर बना दिया, इसको दे दिया ट्रीज। ठीक है,
मल्टीपल केसेस मत बनाना कि सर ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये केस बनाओ, इसमें ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। सम ट्रीज आर फ्लावर, अब सम ट्रीज आर फ्लावर, सर इसके साथ टच करोगे नहीं करोगे, मैं अलग ही बनाऊंगा, मैं करके देख रहा हूं कि भाई टच नहीं हो रहा, बट मेरे दिमाग में है कि वो इनसे टच हो सकता है, क्योंकि मेरे को वो वाला केस बनाना है जिसमें नहीं हो रहा, इससे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो रहे हैं, बट फ्लावर इससे टच हो सकता है। ठीक है, किससे? आपका ये टूल से। ठीक है, अब ये हो गया सम ट्रीज आर फ्लावर। आगे भी दे रखिए कि नो हमर इज फ्लावर, तो ठीक है, फ्लावर और हमर तो टच नहीं हो रहे, बहुत ही बढ़िया। अब कंक्लूजन, ऑल हमर्स आर टूल जरूरी नहीं है, ये वाले हमर्स हैं जो टूल नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। नो टूल इज अ फ्लावर, जरूरी नहीं है, फ्लावर इसके साथ टच हो सकता है, फ्लावर्स कुड बी लाइक दिस ऑल्सो, ये टच हमर के साथ नहीं हो सकता, इसके साथ तो हो ही सकता है, तो ये भी मे बी वाला केस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो जरूरी नहीं है, डेफिनेटली ट्रू नहीं है। सम हमर्स आर ट्रीज, या देखो जो हमर टूल है, ये वाला एरिया, ये टूल पक्का ट्री तो है ही है। जो हमर सम टूल्स आर हमर, ये वाला जो शेड करा है मैंने, और सारे के सारे टूल जो है वो आपके ये जो हमारा ये टूल है, और ये टूल, सारे के सारे टूल आपके ट्री हैं, तो ये भी टूल ट्री तो होंगे ही होंगे, तो ये पक्का ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू। आगे बढ़ते हैं, सम फ्लावर्स आर टूल, सम फ्लावर्स आर टूल जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मे बी वाला केस है, तो सिर्फ ओनली 3 फॉलो, सिर्फ एक स्टेटमेंट थी जो पक्की ठीक थी, विच वॉज थर्ड। ठीक है, तो आपको समझ क्या आया कि यार मे बी और डेफिनेटली वाले फॉल्स वाले केसेस नहीं देखने, हमें सिर्फ डेफिनेटली ट्रू वाले केसेस ही देखने हैं। चलो अगला, ऐसे भी आ जाते हैं ये, एनमेटो स्नैप कोई बहुत पसंद है, सीमेट भी पूछता है ये क्वेश्चन। करो, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड में हो जाना चाहिए ये। चलो पढ़ते हैं, इन अ रो ऑफ ट्रीज अ ट्री सेवन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, डरो मत, बना देना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड आपका यहाँ पर है। इन अ रो ऑफ ट्रीज अ ट्री इज सेवन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये वाला यहाँ पर ट्री है, ये ट्री हो गया। एंड 14 फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है, तो ये 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो? बहुत ही आसान है, देखो एक तो तरीका सिंपल सिंपल होता है इसका कि पहले तो मैंने को सबसे, अगर आपको कुछ नहीं आता तो गिन दो, सर गिन दे, आप गिन दो, अगर आपको आता ही नहीं है, कोई शॉर्टकट भी याद नहीं आ रहा, पहले मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा क्या होता है, वरना सबसे इजी तरीका बना दो, सर ये तो 20 25 बन गए, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, सीमेट में 180 मिनट है, बहुत टाइम है, तो तुम गिन दो, ठीक है, तो यहां से आप गिनते 14 15 16 17 18 19 20, आंसर आपका आ जाता है। वरना सर दूसरा तरीका क्या है, ये जो 7th और ये 14th है ना, दोनों को ऐड करो, इसमें से -1 करो, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आपका 2 बारी काउंट हो रहा है, 7th में भी काउंट हुआ है, 14th में भी काउंट हुआ है, तो बेसिकली इसके इस साइड 13 है, इस साइड 6 है, तो 6 + 13 19 और एक ये 20, तो आप दोनों को ऐड करके -1 कर दो, ये शॉर्टकट होता है, ठीक है, वरना आप गिन दो, अगर आपको कुछ नहीं आता तो गिन के भी आपका हो जाता है, बट ये क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है। करो, 1 मिनट। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलो देखो कैसे होना था, बहुत ही इजी होते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन, आप बीच में एक पॉइंट लो,
ठीक है, डिफाइन कर दो ये नॉर्थ है, ठीक है, कि ऊपर की तरफ नॉर्थ है। आपने एक बार ये जो डिफाइन कर दिया उसके हिसाब से आपका ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। अ मैन फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, मान लो सामने देख रहा है, ठीक है, ये है आपका नॉर्थ, ये नॉर्थ है, तो ये साउथ है, ये आपका क्या हो गया, ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, कभी कंफ्यूजन हो जाए ईस्ट वेस्ट में, यार इंडिया का मैप देख लेना, इमेजिन करना ये कश्मीर है नॉर्थ में, ये नीचे आपका केरला और तमिलनाडु है साउथ में। अब आपका इधर नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं तो राइट हैंड साइड पे आपका ईस्ट है, लेफ्ट साइड पे वेस्ट में क्या आता है, राजस्थान आता है, तो वेस्ट है। कभी भी इंडिया का मैप इमेजिन कर लेना कि नॉर्थ ईस्ट, तो राइट हैंड साइड पे ईस्ट हो गया, इधर आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, अब अ मैन फेसेस नॉर्थ, अभी वो नॉर्थ देख रहा था, ठीक है, यहां देख रहा था, टर्निंग टू हिज राइट, तो राइट देखा, राइट मुड़ा, ठीक है, वो राइट मुड़ गया, यहां पर देख रहा था वो ऐसे, और अब वो राइट मुड़ गया। ही वॉक्स 25 मीटर, यहां पर गया वो 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर। ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, लेफ्ट जाके 30 मीटर, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट ही मूव्स 25 मीटर टू हिज राइट, 25 मीटर टू हिज राइट, 25 मीटर राइट पे चला गया, टू हिज राइट। ही देन टर्न्स टू हिज राइट अगेन, राइट दोबारा, ठीक है, राइट यहां से दोबारा हुआ है, और कितना चला, 55 मीटर। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो बच्चे गलती कर देते हैं, 30 मीटर इतना है ना, तो 55 मीटर यहां मत खत्म कर देना, 55 मीटर हैज टू गो डाउन, चाहे थोड़ा सा नीचे हो बट नीचे जाना पड़ेगा भाई, 30 मीटर इतना है तो उस हिसाब से बना देना। मैं बताता हूं अभी कि क्या गलती कर देते हैं। अब वो यहां पर आ गया है, ठीक है, फाइनली टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 40 मीटर, यहां पर हुआ, अब यहां से, अच्छा सॉरी राइट मुड़ा है, नीचे देख रहे हैं ना अब, तो वो यहां पर आया वो, ठीक है, राइट अगेन 55 मीटर, फाइनली टर्न्स टू हिज राइट, राइट पे आया है और मुड़ा है 40, तो ये 25 ऊपर है ना, तो मेक श्योर 40 यहां तक आएगा कहीं पे, इसको भी पार मत कर देना, ठीक है, तो यहां पर हो गया। इन विच डायरेक्शन इज दी फेसिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से एक तो नीचे देख रहा है और ईस्ट में देख रहा है, इस साइड देख रहा है वो, तो दिस इज साउथ, और ईस्ट के बीच में जा रहा है एरो, तो आपका आंसर क्या हो गया, साउथ ईस्ट। अब बच्चे गलती क्या कर देते हैं यार इसमें, वो बनाते हैं 25 मीटर गया, 30 मीटर गया, फिर 25 मीटर गया, फिर 55 मीटर गया, और फिर ये गया। अरे भाई ये 30 मीटर है, ये 55 कैसे हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली गलत आ रहा था, वो नॉर्थ में आ रहा था आंसर, या तो ये कर देंगे या फिर ये कर देंगे। 25 मीटर, 30 मीटर, 25 मीटर, 55 मीटर और 40 मीटर आगे ले जाएंगे। यार ये दिख रहा है ये 25 है, ये 25 है, हाउ कैन दिस बी 40, वो इससे पहले ही खत्म होगा ना, फिर वो साउथ वेस्ट आ जाता है, तो वो भी ध्यान देना है कि आपको ये 25 है, ये 25 है, तो 40 हैज टू एंड बिफोर दिस, इससे पहले खत्म होगा, ठीक है। ये आपका 30 है तो 55 हैज टू गो डाउन, कितना डाउन वो आप एक आइडिया लगा लेना, बट इट हैज टू गो डाउन, 30 से नीचे होना चाहिए। डायरेक्शन में बस यही एक गलती करते हैं, ठीक है, तो वो आप ध्यान देना। तो आई थिंक आंसर आ गया हमारा साउथ ईस्ट, डी ऑप्शन। ये भी इजी है, एक मिनट। वैसे तो 30 सेकंड भी बहुत है इसके लिए, अगर आता है तो हो ही जाएगा ये 30 सेकंड में। चलो देखो, rat is called dog, dog is called lion, lion is called snake, snake is called elephant, which is the smallest। हमें पता है सबसे छोटा कौन सा है, rat होता है, एनिमल, ठीक है, सबसे छोटा एनिमल कौन सा है, रैट, डॉग, लायन, स्नेक और एलिफेंट में से रैट सबसे छोटा है। अब रैट को बुलाते क्या है, आंसर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट इन साइज विच इज रैट, बट रैट को बुलाते क्या है, डॉग, तो आंसर क्या होगा आपका डॉग। उन्होंने ये नहीं पूछा कौन सा छोटा एनिमल है, छोटा एनिमल कौन सा है ये पूछा है, विच इज रैट, बट रैट को बुलाते क्या है, बुलाते तो हम डॉग है, तो आंसर क्या होगा आपका डॉग। ठीक है सर, अब तो बट डॉग इज कॉल्ड लायन, तो अरे वो पूछा है स्मॉलेस्ट कौन सा है भैया, रैट, रैट आंसर है आपका, बट रैट को बुलाते क्या है डॉग, आप वहीं पर ही खत्म कर दोगे, आगे नहीं लेके जाओगे इसे। ठीक है करो, इजी क्वेश्चन है।
एक मिनट। गाइस मैंने इसकी डिफिकल्टी लेवल पे कुछ बोला नहीं था, बट अब मैं आपको एक मिनट और दे रहा हूँ और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ठीक है, पहले मैंने कुछ नहीं बोला। ये अगर सीरीज का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार ही अब दिमाग लगाओ, गिवन दैट कि कुछ, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ डिफिकल्ट है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ेगा तभी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ये भूल जाओ कि कोई इजी चीज थी और आपको दिख नहीं रही है, वैसा नहीं है। तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे तभी ये कर पाओगे। एक मिनट और दे रहा हूँ, सोचो। अगर ये हो पाया ना तो बहुत ही बढ़िया आपसे। चलो देखो ये कैसे होना था, मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि यूजुअली मैं सीरीज कर लेता हूँ। ठीक है, अगर सीरीज के मैंने इजी क्वेश्चन इसलिए नहीं डाले, वो इजी तो आपसे हो ही जाएंगे, तो मैंने एक डिफरेंट लॉजिक डाला जो शायद आप नहीं सोच पा रहे। बट आज ये क्लास आपने अटेंड करी है जितने भी बच्चों ने, तो उनको पता अच्छा ये भी एक चीज हो सकती है, तो यू विल हैव एन एडवांटेज, कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, तो ये कैसे होना था, वन, वन को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ओ एन ई। तो एक प्लस ये तीन लेटर, ये क्या हो गया, फोर, विच इज द नेक्स्ट टर्म। अब फोर को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, एफ ओ यू आर। तो फोर प्लस फाइव, सिक्स, सेवन, एट, यहां पर एट आ गया। एट प्लस ई आई जी एच टी, तो ये कितना हो गया, तेरह। आठ प्लस पांच, तेरह, क्योंकि पहले लगता है प्राइम नंबर है, तीन चार, फिर कुछ भी ऐसा लगता है, फिर ये आपका लॉजिक अभी चल रहा है, बैठ रहा है। अब देखते हैं यहां पर, 13, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब 21 को कैसे लिखेंगे, 20 और 1, तो 20, और ये हो गया आपके 6 और 3, 9, तो विच इज 30। अब 30 को कैसे लिखेंगे, विच इज 36। तो यहां तक तो सब कुछ बैठ गया। अब आपका बस 36 को लिखना है आपको। 36 प्लस 36, विच इज 36 प्लस 9 इज 45, आपका ए ऑप्शन। तो दिस इज समथिंग न्यू कि ये भी सोच सकते थे। तो जितने भी बच्चे ने देखा है, तो अब पेपर में अगर ऐसा आएगा तो आप एक बार ये भी ट्राई कर लोगे, तो ये भी पूछ लेते हैं सीरीज में। ठीक है, बट अगेन सीरीज से रिलेटेड मैं हमेशा एक बोलता हूँ कि अगर आपको नहीं चमका, एक मिनट दो, दोबारा आ जाओ। नहीं चमका, जबरदस्ती के 7-8 मिनट जेद करके बैठने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं चमक रहा ना, तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही होगा, और फिर वैसे ही सोचना चालू करो। करो।
ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है विथ सिंबल्स। एक मिनट। ठीक है, देखते हैं। P डिवाइड बाय O। अब इसका ना सीधा ये पढ़ा करो, ये क्या पूछा है, तो यहाँ से सॉल्व करना चालू करते हैं, बनाते। P डिवाइड बाय O, डिवाइड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ O। तो P का जेंडर पता चल गया, इज द सिस्टर ऑफ O। O का नहीं पता। O प्लस M, प्लस का मतलब क्या होता है, मीन्स O इज द हस्बैंड ऑफ Q। तो O जो है वो हस्बैंड है किसका, Q का। ठीक है, तो अब जब मैरिड कपल आ गया तो मैंने डबल डंडा डाल दिया इधर, M इंटू में L। तो अब सॉरी, P O, ये क्यों नहीं आना था, यहां पर क्या आना था, M आना था गलती से। ठीक है, ये हो गया M। तो M इंटू में L, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि M इज द मदर ऑफ L। M जो है वो किसकी मदर है, L की। बस ठीक है, बन गया। तो पूछा क्या, हाउ इज M रिलेटेड टू P। M रिलेटेड टू P, M कैसे रिलेटेड है, P के भाई की वाइफ है, तो M क्या हो गई उसकी, सिस्टर इन लॉ। तो ये क्या हो गया आपका, सिस्टर इन लॉ, क्योंकि भाभी हो गई ना एक तरीके से, भाई की वाइफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, सिस्टर इन लॉ। हाउ इज M रिलेटेड टू P, P की क्या हो गई वो, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, बढ़िया, करो एक और ब्लड रिलेशन। चलो देखते हैं कैसे होना था ये। आई थिंक इसमें 1 मिनट में अगर हो पाता है नहीं हो पाता, देखते हैं। ए से लेकर जी आर 7 मेंबर्स ऑफ फैमिली, एफ इज द फादर ऑफ जी। तो एफ जो है वो फादर है किसका, जी का। ठीक है, जनरेशन भी हम ध्यान रखेंगे। सी इज द नीस ऑफ एफ। ठीक है, अब ये तो अलग ही आ गया, सी इज द नीस ऑफ एफ। अभी इसको रोक देते हैं यहाँ पर, इसको अभी मैं नहीं बना रहा कुछ भी। ठीक है, सी इज मेटरनल ग्रैंड मदर। अब C की मेटरनल ग्रैंड मदर इज B, तो C है यहाँ पर। अब ये बना लेता हूँ, C की मेटरनल ग्रैंड मदर, उसकी मॉम जो है विच इज नानी। तो C's मेटरनल ग्रैंड मदर इज B। तो अब ये दिख गया, ये C नीचे वाली जनरेशन है विच इज आपका पोता पोती वाली, एंड ये नानी वाली जनरेशन विच इज दो जनरेशन ऊपर। ठीक है, C's maternal grandmother is B, who has only one daughter, तो उसकी मम्मी ही एक डॉटर है, who is married to A। ये इसकी शादी किससे हो रखी है, A से। बहुत ही बढ़िया। The mother of G, the mother of G जो यहाँ पर है, the mother of G is not E, तो mother of G E नहीं है। ठीक है, how is D related to, अब पढ़ते हैं C वाली। C is the niece of F।
सी जो है वो नीस है किसकी, एफ की। अब देखो यहाँ पर दे रखा था कि बी की एक ही बेटी है, ठीक है, बी की एक ही बेटी है, बी हैज ओनली वन डॉटर हु इज मैरिड टू ए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दे रखा है हाउ, एक सेकेंड, सी इज द नीस ऑफ एफ। अब दो केस हो सकते हैं, नीस ऑफ एफ, तो एफ तो लड़का है, ठीक है, एफ लड़का है, तो डॉटर एक है, भाई तो हो सकता है इसका, या तो इसका एक भाई है, इसका एक भाई कौन है, हु इज एफ, और उसकी नीस हो गई, तो ये भी नीस है, तो ये भी फीमेल है। यहाँ पर ये पता लग गया एफ की शादी हो रखी है किसी से, ठीक है, और इनकी जो बेटी है वो है जी। तो अभी तक इतना बना है कि बी नानी है, ठीक है, किसकी, सी की, सी की केस से लेके मैं सबको बनाता हूँ। सी की नानी बी है, सी के फादर ए हैं, सी की मदर नहीं पता, सी के मदर का भाई विच इज मामा वो एफ है, और मामी का अभी तक नहीं पता, और उसकी एक कजन है जो भी है जी। जी का जेंडर पता है हमें क्या, एफ इज द फादर ऑफ जी, जी का जेंडर नहीं पता, द मदर ऑफ जी इज नॉट ई, ये ई नहीं है, तो ई ये नहीं है, तो ई यहाँ पर हो गई, ई ये हो गई, और ये बच्चा कौन सा हो गया, ए बी सी, ये डी हो गई, ठीक है। तो ये आपका पूरा बन गया है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी रिलेटेड टू ई, ई के भाई की वाइफ है, तो डी कैसे रिलेट हो गई, ई के सिस्टर इन लॉ, फिर से, ठीक है। तो बेसिकली ई का जो भाई है एफ, उसकी वाइफ है डी, तो डी कैसे रिलेट हुई ई के, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, सिस्टर इन लॉ, तो ये बन गया, ठीक है। तो दो बनने थे, दिक्कत नहीं लेनी होती, आपने एक बनाया, उसके बाद एक बनाया और दोनों को कंबाइन कर दिया, आपका आंसर आ गया। यहां से किसी एक के रिस्पेक्ट में बनाया करो, जैसे मैंने इधर सी की रिस्पेक्ट में पूरा बनाया था कि कौन उसकी नानी है, कौन उसके फादर मदर हैं, अलग अलग के रिस्पेक्ट में बनाओगे ना तो दिक्कत आ जाएगी, सबको सी के केसेस में बनाओ, ठीक है। हो सकता है तुम किसी और के केस से बनाते, बट मैंने सी के केस से बनाया था, तो तुम भी कोई एक पकड़ो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सबकी वो बना दो। चलो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन फिर से, एक मिनट करो। चलो देखते हैं कैसे होना था। आर इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ एन, एन यहाँ पर है, इसके नॉर्थ ईस्ट में है आर, ठीक है। आर इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ एन एंड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ एम, नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट यहां पर हो गया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ऊपर भी और वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ एम। सी इज टू दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, अब ये अलग ही बना दिया है, ठीक है, सी इज टू दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, ये एक, अब अगेन यहां पर भी दो आपके हैं, एक ये बनाए रखता हूं, एक यहां पर, फिर दोनों को कंबाइन कर दूंगा। सी इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, या तो इसको अभी होल्ड पे डालता हूं, ठीक है। के इज टू द साउथ ऑफ एम, एम के साउथ में के है, के यहां पर आ गया, के इज टू द साउथ ऑफ एम, एकदम स्ट्रेट लाइन में होगा, साउथ है तो। इफ डब्ल्यू एम एंड एन आर इन अ स्ट्रेट लाइन, डब्ल्यू एम और एन, ठीक है, डब्ल्यू एम और एन स्ट्रेट लाइन में, एन है एम है, डब्ल्यू कहीं पे होगा, देखते हैं। एंड सी एंड आर आर इन द स्ट्रेट लाइन, सी और आर, ये क्या बोल रखा था, सी इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, तो सी नॉर्थ वेस्ट है डब्ल्यू के, तो सी कहीं पे यहाँ पर हो सकता है और डब्ल्यू यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, देखते हैं अभी ये बन रहा है। देन हाउ मेनी ऑफ देम विल बी, ठीक है, सी आपका यहाँ पर पकड़ लिया, सी एंड आर आर इन दिस स्ट्रेट लाइन एंड डब्ल्यू यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है और सी यहाँ पर पकड़ लिया। मैं पूरा दोबारा से पढ़ लेता हूँ क्या बोला है। आर इज टू दी नॉर्थ ईस्ट ऑफ एन, बिल्कुल नॉर्थ पे भी है और राइट हैंड साइड पे ईस्ट पे भी है, एन नॉर्थ वेस्ट ऑफ एम, ठीक है, एन और एम के बीच में, एन और एम स्ट्रेट लाइन में है।
C is to the नॉर्थ वेस्ट, C जो है नॉर्थ वेस्ट पे, नॉर्थ पे और वेस्ट पे ऑफ W, ये यहाँ पर आ गया। K is to the साउथ ऑफ M, K M के साउथ में है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में है। W M N R, W M और N स्ट्रेट लाइन में है, C और R स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। देन हाउ मेनी ऑफ देम विल बी टू द राइट साइड ऑफ R, ठीक है, राइट साइड ऑफ R। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है, प्रॉब्लम क्या आती है, C यहाँ पर भी हो सकता है और C यहाँ पर भी हो सकता है, C कहीं पे भी हो सकता है, R के इधर भी हो सकता है, क्योंकि W से रिलेशन बताइए कि नॉर्थ वेस्ट, ये भी नॉर्थ वेस्ट है, ये भी नॉर्थ वेस्ट है, तो R के राइट पे भी हो सकता है, R के लेफ्ट पे भी हो सकता है। C की पोजीशन ही नहीं पता तो मैं कैसे बता दूंगा, आई कैन नॉट टेल। 3 लोग तो मुझे पता है, 1 2 3, 3 लोग तो पक्का हैं, बट ये कहां पर है C, ये नहीं बता सकता, आई कैन नॉट टेल, क्योंकि हो सकता है W यहाँ पर हो, W यहाँ पर हो और C इधर हो, वो भी पॉसिबल है। तो C की पोजीशन नहीं पता विद रिस्पेक्ट टू R, तो आई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हो गया। ये सिंपल था, आपको ऐसे बनाना था और दिमाग लगाना था कि कौन सी चीज कहां पर है। 2 क्वेश्चन है एक साथ, ठीक है, स्टेटमेंट एंड इफेक्ट वाले ही हैं, अलग अलग ही होंगे, ठीक है। 1 मिनट दे रहा हूं, आप पढ़ो पूरा, देन सॉल्व इट। देखो ये कैसे होना था, ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि राम्स फादर वॉज इल, ठीक है, तो ये, और सेकंड है राम ब्रॉट मेडिसिन आफ्टर कंसल्ट। सिंपल लॉजिकली सोचो यार कि उसके फादर इल थे, ये कॉज था, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि उसने डॉक्टर से पूछ के मेडिसिन खरीद ली। तो स्टेटमेंट 1 इज द कॉज, स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट। पहले पढ़ के लगता है कि राम फादर वॉज इल, सर ये भी तो इफेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पे मैंने चारों ऑप्शन चेक करे, ये दोनों अगर इफेक्ट इंडिपेंडेंट कॉजेस के नहीं हो सकते, कोई एक ही कॉज का ही होगा। तो राम के फादर जो थे वो इल थे, ये कॉज था, इसका इफेक्ट क्या आया कि राम बॉट मेडिसिन आफ्टर कंसल्टिंग डॉक्टर। सिंपल है यार, ये चीज है, उसका इफेक्ट आपका ये आया। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे तब भी हो जाता है ये। सेम ये करो, 1 मिनट। ये तो देखो यार, ये तो बहुत ही इजी था, आप पढ़ते तो यहाँ पर साफ साफ दे रखा है, द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल्स हैव बीन इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर। ये किसी चीज का इफेक्ट है, पढ़ते हैं नीचे वाला क्या कॉज है क्या, देयर आर ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर देयर बाय डैमेजिंग द क्रॉप्स ग्रेटली। तो ये कॉज है, उसका इफेक्ट क्या हुआ, आपका प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड 1 वाज इट इफेक्ट, ठीक है, इजी। करो, इसके लिए 2 मिनट।
चलो गाइस देखते हैं, इजी क्वेश्चन था। आ, एक स्क्वायर था, ये वो वाला क्वेश्चन है जो आपको फर्स्ट टाइम में एकदम से नहीं करना। आप इसको मार्क कर लो क्या कहते हैं, फिर आप इसको दोबारा आ सकते हो, वरना ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 लोग मिडल में बैठे हैं और 4 लोग कॉर्नर में, और जो कॉर्नर में बैठे हैं वो सेंटर पे देख रहे हैं, दे रखा है। The ones who sit at 4 corners face the center, ये सारे अंदर देख रहे हैं और ये सारे बाहर देख रहे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट कहां से करना है, इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, मैंने पूरे में से ये लाइन पढ़ी, मतलब पढ़ता गया बट मुझे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था, ये मिल गया, आई सिट एट एनी कॉर्नर, तो कहीं पे ही बैठ सकता है, तो मैंने आई को यहां बैठा दिया। अब आई के रिस्पेक्ट में जल्दी जल्दी करता रहता हूं, ठीक है। अब पीछे जाता हूं, जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई अंदर देख रहा है तो उसका राइट होगा, लेफ्ट कौन सा होगा ये, तो यहां पर आपका जी आ गया, जी भी पता लग गया। अब पीछे चलते हैं, एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, तो एल यहां पर नहीं आ सकता और एल यहां पर नहीं आ सकता, ठीक है, यहां पर एल नहीं आ सकता, बढ़िया। अब पीछे चलते हैं, जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एम का कुछ पता नहीं है। आई इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, आई जो है थर्ड टू द राइट ऑफ के का, के यहां देख रहा है तो के का राइट ये हो गया, ठीक है, के बाहर देख रहा है ना, तो के का राइट ये हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो के यहां पर आ गया, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड राइट, ठीक है, तो ये के का राइट हो गया, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। आई इज थर्ड टू द राइट ऑफ के हु इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है, तो एन का, एन कहां पर होगा, यहां पर, एन कहां होगा आपका, यहां पर, एन के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है के, हु इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के इमीडिएट लेफ्ट पे, क्योंकि सेंटर देख रहे हैं, तो एन आपका यहां आ गया, ये इतना मिल गया है। आप पढ़ते हैं, ठीक है। एम डज नॉट फिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर, तो एम जो है वो बीच में बैठा है कहीं पे, एम या तो यहाँ कहीं पे बैठा है, ठीक है। अच्छा यहीं से स्टार्ट हुआ, एम डज नॉट सेट एट एनी ऑफ द कॉर्नर, अभी एम पता नहीं कहाँ है, या तो एम यहाँ पर होगा, या तो यहाँ पर होगा, या तो यहाँ पर होगा, ठीक है। आई इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, बना दिया, हु इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, वही बना दिया, जे इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, जे जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम है, ठीक है, जे जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम है, तो एम कहाँ कहाँ आ सकता है, अगर एम यहाँ पर आया, ठीक है, अगर एम को यहाँ पर आया, जे जो है इमीडिएट लेफ्ट, एम यहाँ पर आया तो उसका लेफ्ट खाली है, यहाँ पर आ सकता है एम, एम यहाँ पर आ सकता है, क्यों आ सकता है एम यहाँ पर, क्योंकि उसका इमीडिएट लेफ्ट खाली है। एम अगर यहाँ पर आया, यहाँ पर आ ही नहीं सकता क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट खाली नहीं है, एम यहाँ पर भी नहीं आ सकता क्योंकि उसका इमीडिएट लेफ्ट खाली नहीं है, तो एम के लिए बस आपके पास एक ही जगह बचती है, ये वाली, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट पे खाली होना चाहिए एम, जे इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, तो जे आपका यहाँ पर आ गया, तो एक ही जगह बच रही थी एम के लिए, यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों जगह पे कोई ना कोई बैठा है, जे नहीं आ सकता, इधर भी कोई ना कोई बैठा है, तो आपके कॉर्नर वाले तो आ गए, आई जे एन और जी आपके कॉर्नर पे हैं, एम के, एल अब आपका यहां नहीं आ सकता, तो एल को यहां पर आना पड़ेगा और एच को यहां पर आना पड़ेगा। पूछा गया व्हाट इज एच पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एल, एल के रिस्पेक्ट में क्या है, एल बार देख रहा है, तो लेफ्ट और लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन, सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे था, अगर किसी को जानना है तो आई से स्टार्ट करते, आई से आपका जी आ जाता, आई से आपका के आ जाता, के से आपका एन आ जाता, चार तो आपके आ गए, ठीक है। जैसे ही चार आए आपको पता लग गया यार एम यहां नहीं आ सकता, एम यहां नहीं आ सकता, तो एम को यही आना पड़ेगा, एम के आते ही जे आ गया, तो ये 6 लोग फिक्स हो गए, एल यहां नहीं बैठ सकता तो एल यहां बैठेगा, एच हो गया खत्म। तो आई से पहले, आई से आपके 4 आते, फिर एम से आपके 2 आ जाते, और फिर एल से आपका बचे हुए 2 आ जाते, सिंपल आपका हो गया। 2 मिनट लगते, ये 1 मिनट में होने लायक क्वेश्चन नहीं था, बट आपको स्टार्टिंग पॉइंट सही चूज करना था, अगर स्टार्टिंग पॉइंट सही चूज नहीं करते तो बहुत टाइम लग जाता इसमें, ठीक है। करो 1 मिनट।
ठीक है, देखते हैं गाइस, 5 पोजीशन है, ये लेफ्ट से है, ये राइट से है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने 1 2 3 4 5 पोजीशन नाम दे दी है। 5 पर्सन आर स्टैंडिंग इन वन लाइन, वन ऑफ द 2 पर्सन एट एक्सट्रीम एंड, एक जगह पे प्रोफेसर है और एक जगह पे बिजनेसमैन, तो या तो ये प्रोफेसर स्लैश बिजनेसमैन, यहाँ पर भी प्रोफेसर स्लैश बिजनेसमैन। आगे बढ़ते हैं। एन एडवोकेट इज टू दी राइट ऑफ अ स्टूडेंट, एडवोकेट जो है राइट ऑफ अ स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट के राइट पे एडवोकेट है, एकदम से राइट या आगे कितना भी हो सकता है। एन ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ द बिजनेसमैन, अगर बिजनेसमैन यहाँ पर है तो उसके लेफ्ट में तो कोई जगह ही नहीं है क्योंकि वो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, तो बिजनेसमैन यहाँ हो नहीं सकता, बिजनेसमैन कहाँ होगा, वहां होगा। तो मुझे पता लग गया बिजनेसमैन कहाँ होगा, आपका यहाँ होगा, ठीक है। तो बिजनेसमैन आपका वहां हो गया। अब लिखा है एन ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ द बिजनेसमैन, तो ऑथर आपके लेफ्ट पे है, ठीक है। तो ऑथर आपका यहां पर आ गया, ए यू। अब स्टूडेंट और एडवोकेट यहां आ गए, स्टूडेंट और एडवोकेट यहां पर आ गए, ठीक है, ये आपका बन गया। अब पूछेगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एडवोकेट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, थर्ड हो गया, बढ़िया। ये आपका यहाँ पर बैठ गया, तो ये सीधा क्या आ गया आपका, थर्ड आ गया, ठीक है। तो आपको प्रोफेसर और इससे बिजनेसमैन से चालू करना, तो बिजनेसमैन इधर हो नहीं सकता क्योंकि उसका लेफ्ट खत्म हो जाएगा, तो बिजनेसमैन वहां है, वहां से ऑथर की आ गई, ये दोनों अपने आप ही आ गए आपके। ठीक है गाइस, लेट्स एंड इट हियर, ठीक है। आज हमने वो प्रैक्टिस सीमेट के 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, हमने 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं सीमेट के, तो अब हम ऐसे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वी विल डू ऑलमोस्ट एवरी डे, ताकि आपका सीमेट तक तैयारी हो जाए, आपको पता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आई विल टेक अ मिक्स बैग जिसमें आपको सारे टॉपिक जो हैं कवर होते रहें, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, आपका अगर आपने कैट एनमेट स्नैप भी दिया था, जैट दिया था, आपके जो भी नंबर आए, इफ यू वांट टू नो कि उस नंबर पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का नंबर है, ठीक है। तो मेक श्योर आप उनको मैसेज डाल दो व्हाट्सएप के ऊपर, तो दे विल हेल्प यू विद दैट। ये सीमेट से रिलेटेड आपको कुछ मटेरियल हेल्प चाहिए, दे विल ऑल्सो हेल्प यू विद दैट, ठीक है। चलो ओके, बाय गाइज।